जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों शिफ्ट 1 का एग्ज़ाम का एनालिसिस करने वाले हैं, जो आपका आज दिल्ली पुलिस AWTPO का एग्ज़ाम हुआ है। प्लस में साइंस के मुझे 16 क्वेश्चंस मिले हैं, वो एक एक करके हम डिस्कस करने वाले हैं। दोस्तों ये वीडियो आपका इंग्लिश मीडियम में रहेगा, हिंदी मीडियम में नहीं है, क्योंकि जल्दबाजी के अंदर आपका ये कंटेंट तैयार किया गया है। ठीक है, सबसे पहले हम देख लेते हैं सेक्शन वाइज एनालिसिस। क्या यहाँ पर लेवल रहा है, क्या यहाँ पर गुड अटेम्प्ट रहेगा आपका सेक्शन वाइज। तो जनरल साइंस सबसे पहले आपकी आती है, तो इजी थी, कंसेप्चुअल क्वेश्चन पूछ रखे थे, हार्ड नहीं थे बिल्कुल भी। तो 21 से 22 अगर आपने किए हैं 100% एक्यूरेसी के साथ, तो आप इसको एक गुड अटेम्प्ट यहाँ पर मान सकते हो। फिर आता है आपका न्यूमेरिकल एबिलिटी। तो न्यूमेरिकल एबिलिटी मॉडरेट था बिल्कुल, ठीक है, इजी बिल्कुल भी नहीं था। तो 18 से 19 गुड अटेम्प्ट रहेगा आपका न्यूमेरिकल एबिलिटी के अंदर। रीजनिंग की बात करें तो रीजनिंग काफ़ी इजी आई हुई थी, यहाँ पर हार्ड नहीं थी। 18 से 19 एक गुड अटेम्प्ट यहाँ पर रहेगा आपका रीजनिंग के अंदर। कंप्यूटर जैसा आपका दिल्ली पुलिस HCM के अंदर पूछा गया था, वैसा का वैसा आपका AWTPO के अंदर आया था, इजी था। 7 से 8 आपका यहाँ पर गुड अटेम्प्ट रहेगा। जनरल अवेयरनेस, तो जनरल अवेयरनेस यहाँ पर मॉडरेट आई है, ठीक है। 9 से 10 क्वेश्चन अगर आपने 100% एक्यूरेसी के साथ यहाँ पर करे हैं, तो आपका एक गुड अटेम्प्ट रहेगा। तो ओवरऑल स्कोर की यहाँ पर बात करें 100% एक्यूरेसी के साथ, तो 70 से 75 अगर आपके यहाँ पर मार्क्स बन रहे हैं, तो बिल्कुल आप सेफ जोन के अंदर रहोगे आज वाली शिफ्ट के अंदर। और आप ये मत भूलिए कि आपका फर्स्ट शिफ्ट के अंदर एग्जाम था, फर्स्ट शिफ्ट वालों को नॉर्मलाइजेशन का बेनिफिट भी यहाँ पर मिलता है, ठीक है। तो 70 से 75 क्वेश्चन आप अगर 100% एक्यूरेसी के साथ हैं, तो एक गुड अटेम्प्ट यहाँ पर रहेगा। ये रो मार्क्स हैं, नॉर्मलाइज्ड मार्क्स नहीं है, ठीक है। चलिए अब हम देख लेते हैं साइंस से क्वेश्चंस क्या क्या यहाँ पर पूछे गए थे एक एक करके। और दोस्तों अगर आपने मॉक टेस्ट ईमानदारी से लगाए हैं, ईमानदारी से आपने वीडियोस देखी हैं साइंस की, तो आपको इस पेपर के अंदर बिल्कुल भी यहाँ पर दिक्कत नहीं आई होगी। और ऐसे क्वेश्चन हमने पहले भी आपको करवा रखे थे, किसी भी यूट्यूबर ने आपको नहीं करवा रखे थे। आगे आएंगे वो क्वेश्चन, ठीक है। चलिए मैं आपको बताऊँगा। फिर फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछ रखा था, टू रजिस्टर ऑफ रेजिस्टेंस R1 दे रखा है यहाँ पर, ठीक है। 100 प्लस माइनस, ये जो प्लस माइनस के बाद होता है ये आपका एरर होता है, ठीक है। R2 दे रखा आपका 50 प्लस माइनस 4 ओम, आर कनेक्टेड इन सीरीज। ये आपके दो रेजिस्टेंस दे रखे हैं R1 और R2, इनको सीरीज के अंदर कनेक्ट कर रखा है, ठीक है। तो यहाँ पर आपसे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पूछा था विद लिमिट ऑफ परसेंटेज एरर, ठीक है। तो ये काफ़ी इजी क्वेश्चन था, कुछ भी नहीं करना था आपको, डायरेक्ट इनको ऐड कर देना था। पहले आपको R1 और R2 को ऐड करना था, R1 और R2 को आपको ऐड करना था, फिर बीच में प्लस माइनस लगाना था, और फिर जो आपका एरर था इसको आपको अलग से ऐड कर देना था। तो 100 में 50 जोड़ोगे तो कितना आएगा आपका 150, और प्लस माइनस 3 प्लस 4 आपका 7, तो 150 प्लस माइनस 7% यहाँ पर आर इक्विवेलेंट आएगा, ठीक है। अगर आपके ऑप्शन के अंदर 150 प्लस माइनस 7 था और आपने किया है, तो बिल्कुल आपका राइट यहाँ पर रहेगा। पैरेलल कॉम्बिनेशन से भी सेम टाइप का क्वेश्चन बन सकता है, तो एक बार आप जरूर कर जाना। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रखा था, F इज टू एम में F क्या है, एक्सटर्नल है या इंटरनल है। तो आप सभी को पता है F जो होता है ये आपका एक्सटर्नल एजेंट होता है, ठीक है। एक्सटर्नल एजेंट होता है जो बॉडी की क्या करता है, स्टेट को चेंज करता है, अगर वो रेस्ट के अंदर है या मोशन के अंदर है, ठीक है। और इसकी आपकी मैग्नीट्यूड भी होती है और डायरेक्शन भी होती है। फोर्स की जो है वो मैग्नीट्यूड भी होती है और डायरेक्शन भी होती है, इसीलिए इसको वेक्टर क्वांटिटी बोला जाता है। SI यूनिट की बात करें तो न्यूटन होती है। SI बेस यूनिट की बात करें तो kgm पर s स्क्वेयर। फॉर्मूला क्या होता है इसका, F इजिकल टू एम में, जिसके अंदर F जो होता है आपका एक्सटर्नल होता है, ठीक है। डायमेंशन की बात करें तो MLT-2 यहाँ पर इसका डायमेंशन फार्मूला रहेगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपको पूछ रखा था, फोर्स जो F इजिकल टू एम में F एक्सटर्नल है या इंटरनल है, तो ये आपका एक्सटर्नल होता है, क्योंकि एक्सटर्नली इसको लगाया जाता है। नेक्स्ट, दिस आर्टिफिशियल स्वीटनर इज एक्सक्रीटेड इन द यूरिन अनचेंज्ड। इनमें से कौन सी आर्टिफिशियल स्वीटनर जो आपकी यूरिन के अंदर एक्सक्रीट की जाती है अनचेंज नहीं होती है, तो ये होती है आपकी सैक्रिन, ठीक है। सैक्रिन जो होती है आपकी आर्टिफिशियल स्वीटनर होती है, जो आपकी यूरिन के अंदर एक्सक्रीट की जाती है, यानी कि उत्सर्जित की जाती है। और ये आपकी 550 यानी कि 550 टाइम्स 550 गुणा स्वीट होती है, यानी कि मीठी होती है, किससे, स्वीट केन शुगर से, ठीक है। तो आपके यूरिन के अंदर एक्सक्रीट की जाती है सैक्रिन। अगर आपने सैक्रिन किया है तो बिल्कुल आपका सही जवाब यहाँ पर रहेगा। नेक्स्ट पूछ रखा था इम्पल्स। तो इम्पल्स क्या है,
इजी क्वेश्चन था। तो ये तो आपका फोर्स का और टाइम का प्रोडक्ट होता है। ठीक है, क्या होता है, फोर्स और टाइम के प्रोडक्ट को क्या बोलते हैं हम, इम्पल्स यहाँ पर बोलते हैं। और इम्पल्स फोर्स की तरह ही आपकी वेक्टर क्वांटिटी होती है और इसका जो डायमेंशन फार्मूला है वो है MLT-1। अगली शिफ्ट के अंदर आपको डायमेंशन फार्मूला से क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। ठीक है, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि इम्पल्स का फॉर्मूला क्या है। तो इम्पल्स होता है आपका फोर्स और टाइम का प्रोडक्ट, और इसका डायमेंशन फॉर्मूला आपका MLT-1, और ये आपकी एक वेक्टर क्वांटिटी रहेगी। नेक्स्ट, केपलर के लॉ से क्वेश्चन पूछा गया था। कैंडिडेट्स ने बताया सेकंड लॉ से था, कुछ बोल रहे हैं आपका थर्ड से था। तो आप तीनों लॉज देख लीजिए, तीनों मैंने आपको करवा भी रखे। मॉक टेस्ट के अंदर क्वेश्चन भी आपको केपलर्स लॉ से देखने को मिलेंगे। और एक्सपेक्टेड पेपर जो हमने ऑल इंडिया लाइव टेस्ट आपका लिया था उसके अंदर केपलर के सेकंड लॉ से भी क्वेश्चन आपको डाल रखा था कि केपलर का सेकंड लॉ किसके ऊपर बेस है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं किस लेवल के आपको मॉक टेस्ट करवाए गए हैं और किस लेवल का आपको कंटेंट प्रोवाइड यहाँ पर करवाया गया है। ठीक है, तो फर्स्ट लॉ जो होता है आपका केपलर का, इसको बोलते हैं द लॉ ऑफ ऑर्बिट्स। केपलर के फर्स्ट लॉ को क्या बोलते हैं, लॉ ऑफ ऑर्बिट्स। सीधा एग्जामिनर पूछ सकता है लॉ ऑफ ऑर्बिट कौन सा है, केपलर का फर्स्ट लॉ है, सेकंड लॉ है या थर्ड लॉ है। तो केपलर का फर्स्ट लॉ आपका लॉ ऑफ ऑर्बिट होता है। फिर आता है आपका केपलर का सेकंड लॉ। तो केपलर का सेकंड लॉ होता है आपका लॉ ऑफ इक्वल एरियाज। ये भी आपको याद रखना है, लॉ ऑफ इक्वल एरियाज कौन सा होता है आपका, केपलर का सेकंड लॉ। केपलर के थर्ड लॉ की बात करें तो ये आपका होता है लॉ ऑफ पीरियड्स। लॉ ऑफ पीरियड्स कौन सा होता है आपका, केपलर का थर्ड लॉ। तो तीनों लॉज आपको याद होने चाहिए। केपलर का फर्स्ट लॉ आपका लॉ ऑफ ऑर्बिट होता है, केपलर का सेकंड लॉ आपका इक्वल एरियाज का वाला लॉ होता है, और केपलर का थर्ड लॉ आपका लॉ ऑफ पीरियड्स यहाँ पर होता है। चलिए एक एक करके देख लेते हैं। सबसे पहले आता है आपका केपलर का फर्स्ट लॉ। तो केपलर का फर्स्ट लॉ क्या बोलता है, ऑल द प्लैनेट्स रिवॉल्व्स अराउंड द सन इन एलिप्टिकल ऑर्बिट्स having the sun at one of the foci. The point at which the planet is close to the sun is known as perihelion, and the point at which planet is farther from the sun is known as aphelion. जो आपके प्लैनेट्स होते हैं वो रिवॉल्व करते हैं अराउंड सन इन एलिप्टिकल ऑर्बिट्स के अंदर, एलिप्टिकल फॉर्मेट्स के अंदर वो क्या करते हैं, रिवॉल्व करते हैं, और उनकी एक सर्टेन फोकस यहाँ पर रहती है। और जो आपका पॉइंट है, पॉइंट और प्लैनेट के बीच में अगर डिस्टेंस कम है तो उसे हम बोलते हैं पेरीहिलियन। ठीक है, पॉइंट और प्लैनेट के बीच में अगर डिस्टेंस कम है तो उसे बोलते हैं पेरीहिलियन। अगर डिस्टेंस ज़्यादा है पॉइंट और प्लैनेट के बीच में तो उसे हम बोलते हैं एपीहिलियन। तो आपको याद रखना है केपलर का फर्स्ट लॉ। फिर आता है आपका केपलर का सेकंड लॉ। ठीक है, जो आपका लॉ ऑफ इक्वल एरियाज के ऊपर डिपेंड है। क्या बोलता है, द एरियल वेलोसिटी ऑफ ए प्लैनेट रिवॉल्विंग अराउंड द सन इन एलिप्टिकल ऑर्बिट रिमेन्स कॉन्स्टेंट। जो आपकी एरियल वेलोसिटी होती है, जो प्लैनेट्स आपके रिवॉल्व करते हैं अराउंड सन इन एलिप्टिकल ऑर्बिट्स के अंदर, वो क्या होती है आपकी, कांस्टेंट रहती है। एरियल वेलोसिटी जो आपकी रहती है प्लैनेट्स की, वो क्या रहती है, कांस्टेंट रहती है। और ये आपको बताती है कि ये जो है आपका, और ये आपका बताता है कि जो आपका एंगुलर मोमेंटम होता है प्लैनेट्स का रिमेन्स कांस्टेंट होता है। तो सेकंड लॉ आपका बेस्ड होता है किस पर, एंगुलर मोमेंटम पर। ये क्वेश्चन डायरेक्ट एग्जामिनर पूछ सकता है कौन सा लॉ आपका एंगुलर मोमेंटम पर बेस है, तो यह आपका है केपलर का सेकंड लॉ। नेक्स्ट यहाँ पर बोल रखा है एज द एंगुलर मोमेंटम इज कांस्टेंट ऑल प्लैनेटरी मोशंस आर प्लेनर मोशंस। अगर आपका जो एंगुलर मोमेंटम है कांस्टेंट रहेगा तो सारे प्लैनेटरी मोशन क्या हैं आपके, प्लेनर मोशन रहेंगे। ठीक है, विच इज डायरेक्ट कॉन्सिक्वेंस ऑफ सेंट्रल फोर्स, जिससे हमें यही रिजल्ट मिलता है कि यहाँ पर जो फोर्स आपके लगते हैं वो एक सेंट्रल फोर्स लगते हैं। नेक्स्ट आता है आपका केपलर का थर्ड लॉ। ये केपलर के थर्ड लॉ को बोलते हैं हम लॉ ऑफ पीरियड्स। तो ये क्या बोलता है, द स्क्वायर ऑफ द टाइम पीरियड ऑफ द रिवॉल्यूशन ऑफ प्लैनेट अराउंड द सन in an elliptical orbit is directly proportional to the cube of semi major axis। जो आपका टाइम पीरियड का स्क्वायर है, ठीक है, टाइम पीरियड का स्क्वायर आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है सेमी मेजर एक्सिस के क्यूब के। टाइम पीरियड का आपका स्क्वायर किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, सेमी मेजर एक्सिस के क्यूब के। तो ये आपका आने वाले शिफ्ट के अंदर केपलर थर्ड लॉ से क्वेश्चन यहाँ पर बन सकता है। नेक्स्ट है यहाँ पर लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। यहाँ पर क्वेश्चन पूछे गए थे, हर एक मॉक टेस्ट के अंदर आपको थर्मोडायनेमिक्स के लॉ से भी क्वेश्चन यहाँ पर हमने करवाए हैं। ठीक है,
तो 4 प्रकार के आपके लॉ होते हैं लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के, ठीक है। पहला होता है आपका जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, सेकंड होता है आपका फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, थर्ड होता है आपका सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स और लास्ट होता है आपका थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो 4 लॉ हैं, चारों के चारों आपको यहाँ पर पता होना चाहिए, ठीक है। फर्स्ट लॉ से बता रहे हैं कुछ कैंडिडेट बोले, सेकंड लॉ से क्वेश्चन आया था, तो दोनों हम देख लेंगे, चारों के चारों यहाँ पर हम देखने वाले हैं। सबसे पहले आता है आपका जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो ये क्या बोलता है, इफ टू बॉडीज are individually in equilibrium with separate third bodies, then the first two bodies are in thermal equilibrium with each other। ये बोल रहा है आपका अगर दो बॉडीज हैं, आपकी दो बॉडीज हैं, ये किसी थर्ड बॉडीज के साथ इक्विलिब्रियम के अंदर हैं, तो आपकी जो फर्स्ट टू बॉडीज होंगी ये एक दूसरे के थर्मल इक्विलिब्रियम के अंदर होंगी, ठीक है। समझ में आ गया। अगर दो बॉडी इक्विलिब्रियम के अंदर हैं किसी थर्ड बॉडी के साथ, तो पहली वाली जो दो बॉडी हैं ये आपस में क्या रहेंगी, थर्मल इक्विलिब्रियम के अंदर रहेंगी, ठीक है। थर्मल इक्विलिब्रियम का मतलब कि दोनों का टेम्परेचर यहाँ पर सेम आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये था आपका जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। नेक्स्ट आता है आपका फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो ये काफ़ी आसान क्वेश्चन था। इसको फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी भी बोलते हैं। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को क्या बोलते हैं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। और ये बोलता है कि एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड बट इट कैन चेंज फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। एनर्जी को कभी भी न तो डिस्ट्रॉय किया जा सकता है, न ही उसको क्रिएट किया जा सकता है, लेकिन उसे एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म के अंदर क्या किया जाता है, चेंज किया जा सकता है। डायरेक्ट एक्सप्रेशन आपको याद रखना है, डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू। डेल्टा यू यहाँ पर होता है आपका इंटरनल एनर्जी। नेक्स्ट आपका सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, ठीक है। तो इसके अंदर आपको याद रखना है जो आपकी एंट्रोपी होती है आइसोलेटेड सिस्टम की क्या होती है, वो इंक्रीज होती है हमेशा, ठीक है। तो ये आपका सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है। थर्ड लॉ के अंदर आपको बताया गया है कि जो आपकी एंट्रोपी है वो आपकी एक कांस्टेंट वैल्यू रहेगी अगर आपका जो टेम्परेचर है वो एब्सोल्यूट जीरो होगा, ठीक है। अगर आपका टेम्परेचर एब्सोल्यूट जीरो होगा तो आपकी एंट्रोपी ऑफ द सिस्टम क्या रहेगी, कांस्टेंट वैल्यू यहाँ पर रहेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रखा था, करेक्ट इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्वीटनेस ऑफ वेरियस स्वीटनेस। आपको स्वीटनेस यहाँ पर दे रखे थे तो उनका आपको इंक्रीजिंग ऑर्डर यहाँ पर बताना था। सुक्रोज के बाद आता आपका एस्पेराटेम, ये 100 टाइम्स आपका स्वीट होता है किससे, केन शुगर से। फिर आता है आपका सैक्रीन, तो सैक्रीन आपका 550 टाइम्स। सुक्रालोज तो ये आपका 600 टाइम्स। एलिटेम ये आपका स्वीटेस्ट इन नेचर होता है 2000 टाइम्स स्वीटेस्ट देन आपका केन शुगर, ठीक है। तो ये आपका इसका ऑर्डर था, अगर आपने इस टाइप से किया है तो बिल्कुल सही रहेगा। नेक्स्ट आपको पूछ रखा था प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। मॉक टेस्ट के अंदर कितनी बार आपको मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टीज से क्वेश्चन करवाए गए हैं, ठीक है। तो सारे आपको एक एक करके दिखा देते हैं। फर्स्ट आपका दे रखा है दे आर क्लोज्ड एंड कंटिन्यूस कर्व्स, ये आपकी क्लोज्ड और कंटिन्यूस कर्व्स होती हैं। सेकंड आपका दे आर डायरेक्टेड फ्रॉम नॉर्थ पोल आउटसाइड द मैग्नेट्स टुवर्ड्स द साउथ पोल ऑफ द मैग्नेट्स, जो इनकी डायरेक्शन होती है वो नॉर्थ पोल से साउथ पोल आपको देखने को मिलती है। नेक्स्ट, द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑन द फील्ड लाइन गिव्स द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट दैट पॉइंट। जो आपका टेंजेंट होता है किसी भी पॉइंट पर, ठीक है, वो आपको क्या बताता है, डायरेक्शन बताता है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की। नेक्स्ट आपका है पैरेलल एंड इक्वी डिस्टेंस फील्ड लाइंस रिप्रेजेंट ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। पैरेलल और इक्वी डिस्टेंस की जो आपकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती हैं वो रिप्रेजेंट करती हैं यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड को, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर दे रखा था अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड इन लिमिटेड स्पेस इज यूनिफॉर्म। अर्थ की जो आपकी मैग्नेटिक फील्ड होती है लिमिटेड स्पेस यानी कम स्पेस के अंदर वो आपकी यूनिफॉर्म रहती है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट यहाँ पर प्रॉपर्टीज़ थी, तो ये आपको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट हैज़ एन फंडामेंटल यूनिट। इनमें से कौन सी आपकी फंडामेंटल यूनिट नहीं होती है। तो यहाँ पर आपकी 7 बेसिक फंडामेंटल यूनिट्स होती हैं। कौन कौन सी, लेंथ, मास, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ल्यूमिनस इंटेंसिटी और टेम्परेचर, ठीक है। तो ये आपकी कौन सी 7 बेसिक फंडामेंटल क्वांटिटीज़ होती हैं। कुछ होती हैं आपकी ड्राइव्ड क्वांटिटीज़, ठीक है, जो आपकी कहाँ से मिलती, जो आपकी कहाँ से ड्राइव होती हैं, फिजिकल क्वांटिटी से ड्राइव होती हैं। यही क्वेश्चन यहाँ पर पूछ रखा था। ड्राइव क्वांटिटीज़ यहाँ पर डाल रखी थी आपकी वॉल्यूम जो होती है आपकी एक ड्राइव्ड क्वांटिटीज़ होती है, ना कि फंडामेंटल यूनिट होती है। तो ऑप्शन सी यहाँ पर राइट होगा। ड्राइव्ड क्वांटिटीज़ कौन कौन सी होती हैं, डेंसिटी, वॉल्यूम, प्रेशर, फोर्स, ये सारी आपकी ड्राइव्ड क्वांटिटीज़ होती हैं जो कि फिजिकल क्वांटिटीज़ से आपकी बनती हैं। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 10, सिग्निफिकेंट फिगर से मॉक टेस्ट के अंदर भी आपको क्वेश्चन देखने को मिले होंगे। किसी भी यूट्यूबर्स ने आपको सिग्निफिकेंट का क्वेश्चन नहीं करवाया होगा, ठीक है। तो हमने आपको मॉक टेस्ट के अंदर पहले ही डाल रखे थे कि इस टाइप से भी क्वेश्चन यहाँ पर बन सकते हैं। तो यहाँ पर दे रखा 3
700। तो सिग्निफिकेंट फिगर क्या रहेंगे इसके अंदर? चार, चारों को गिन लो, कितने हो जाएंगे? 4 यहाँ पर सिग्निफिकेंट फिगर आपको देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट आपको पूछ रखा था रेजिस्टेंस किस किस पर डिपेंड करता है, तो काफ़ी इजी क्वेश्चन है। मटेरियल पर, लेंथ पर, क्रॉस सेक्शनल एरिया पर, लेंथ पर और मटेरियल पर ये डिपेंड करता है, और इसकी जो यूनिट होती है वो होती है ओम। नेक्स्ट पूछ रखा था लॉ ऑफ ऑक्टेव किसके द्वारा दिया गया था? हलवा क्वेश्चन था। लॉ ऑफ ऑक्टेव आपका जॉन न्यूलैंड के द्वारा दिया गया था। कब दिया गया था? 1864 के अंदर। और ये लॉ क्या बोलता है आपका? अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ ऑक्टेव व्हेन एलिमेंट्स आर प्लेस्ड इन इंक्रीजिंग ऑर्डर of their atomic mass, every eighth element shows similarity with preceding eighth element इन देयर फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़। जैसे ही हम एटॉमिक मास के अकॉर्डिंग एलिमेंट्स को अरेंज करते हैं इंक्रीजिंग ऑर्डर के अंदर, तो हर एक आठवां अगला एलिमेंट पिछले 8 एलिमेंट्स के जैसी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ यहाँ पर सेम फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज़ यहाँ पर शो करता है। तो ये आपका लॉ ऑफ ऑक्टेव था। नेक्स्ट अगर हम यहाँ पर पूछ रखा था अगर हम मैग्नेट को तोड़ दें तो उसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ पर क्या यहाँ पर इफेक्ट पड़ेगा। तो यहाँ पर क्या होता है, हीटिंग और ब्रोकन से अगर हम उसे तोड़ेंगे या जलाएंगे, ठीक है, या उष्मा देंगे उसको, तो उसकी जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ होती हैं मैग्नेट की वो क्या होती हैं? डिस्ट्रॉय यहाँ पर हो जाती हैं, यानी कि ख़त्म यहाँ पर हो जाती हैं। नेक्स्ट आपका कलर कोड पूछ रखा था रजिस्टर के अंदर। कितना पूछ रखा? 0 किसका आपका कलर कोड होता है? तो होता है आपका ब्लैक का। सभी का आपको याद होना चाहिए। ब्लैक का आपका 0 होता है, ब्राउन का 1, रेड का 2, ऑरेंज का 3, येलो का 4, ग्रीन का 5, ब्लू का 6, वायलेट का 7, ग्रे का 8, वाइट का 9। ठीक है, तो आपको कलर कोड पता होना चाहिए रजिस्टर का। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आपने ब्लैक दिया था तो बिल्कुल सही जवाब रहेगा। नेक्स्ट स्ट्रेंथ ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ। यहाँ पर आपको अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ पूछ रखी थी, क्या होती है? तो होती है आपकी 10⁻⁻5 टेस्ला। अगर आपने 10⁻⁻5 टेस्ला दिया तो बिल्कुल यहाँ पर सही रहेगा। नेक्स्ट आपको सब्सटेंस दे रखे थे, उनका स्पेसिफिक हीट का ऑर्डर यहाँ पर पूछ रखा था, तो एनसीईआरटी के अंदर से उठाया गया एज इट इज़। एल्यूमिनियम का कितनी होती है स्पेसिफिक हीट? 900। कार्बन 506 याद रख लेना आपको। कॉपर 386। लेड की होती है 127.7। सिल्वर 236.1। टंगस्टन 134.4 और सबसे ज़्यादा आपकी स्पेसिफिक हीट होती है 4186 किसकी? आपकी वाटर की। ठीक है, तो डायरेक्ट यहाँ से एक क्वेश्चन बना है आपका डायरेक्ट एनसीईआरटी से पहले। हमेशा मैं आपको बताता हूँ कि टीसीएस का मेन फोकस होता है एनसीईआरटी, और एनसीईआरटी से क्वेश्चन वो पूछता है। फिर अगर आपसे पूछा जाए तो आइस, तो आइस का कितना होता है? 2060। ग्लास 840, आयरन 450, कैरोसिन 21, 18, एडिबल ऑयल जो खाने योग्य तेल होते हैं आपके 1965, मरकरी 140। ठीक है, तो स्पेसिफिक हीट का ऑर्डर आपको यहाँ पर देखकर जाना है। एक क्वेश्चन आपको कंडक्टेंस से पूछा गया, तो कंडक्टेंस क्या होता है आपका? रेसिप्रोकल होता है रेजिस्टेंस का, और जो यूनिट होती है आपकी कंडक्टेंस की होती है सीमेंस, या इसको ओम इनवर्स यहाँ पर हम बोल सकते हैं। ठीक है, कंडक्टेंस की आपकी सीमेंस होती है और ओम इनवर्स इसको यहाँ पर बोल सकते हैं। टोटल यहाँ पर 16 क्वेश्चन मुझे साइंस के मिले थे। अगर आपके पास और भी क्वेश्चन हैं तो आप हमें टेलीग्राम कर सकते हैं 9728275755 पर। ठीक है, तो यहाँ पर आप टेलीग्राम पर हमें क्वेश्चन सेंड कर सकते हैं। हिंदी वालों के लिए थोड़ी सी यहाँ पर क्षमा मांगूंगा मैं, ठीक है, क्योंकि जल्दबाजी के अंदर वीडियो ये बना रहा हूँ मैं। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो के अंदर। जय हिंद, जय भारत।